ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रुचि सागर आज फिर से आपके शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ कृषि जीव विज्ञान का 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप लोगों के पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, और यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत आते हैं। 1 नंबर में भी आएंगे, 3 नंबर में भी आएंगे, 2 नंबर में भी आएंगे और एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखते हैं इस वाले जो चैप्टर की जहां बात कर रहे हैं आप लोग, तो इस वाले चैप्टर का जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा रहेगा, इसमें किस किस चीज के लिए आप लोगों के पास नीड है, दूसरी बात इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, मेथड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, इन सभी चैप्टर्स को आज लेकर आते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलते हैं आज क्लास में। चलो बच्चों, चलिए आज आप लोगों के पास जो 12th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है वो है पादप प्रजनन, उसकी परिभाषा, डेफिनेशन, उद्देश्य और उसकी विधियां। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम इस चैप्टर को इंग्लिश में थोड़ा सा हम कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग के बारे में वो बोल रहा है। ठीक है, और प्लांट ब्रीडिंग में उसकी डेफिनेशन बोल रहा है, उसके ऑब्जेक्ट्स बोल रहा है और उसके मेथड्स के बारे में वो क्या कर रहा है, पूछवा रहा है हमसे। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों के लिए प्लांट ब्रीडिंग कैसे इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ आप लोगों के पास फर्स्ट आपके पास दी है स्लाइड में, यहाँ देखिए आप लोग, इस स्लाइड में आप लोगों के पास दिया हुआ है बच्चों कि इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या बोल रहे हो कि पादप प्रजनन। नॉर्मल सी बात है कि ह्यूमन बीइंग आदिकाल से ही मनुष्य क्या करता आ रहा है, बहुत सारी पादप प्रजनन प्रजातियां हैं वो चलती आ रही हैं। उन पादप प्रजनन प्रजातियों में ध्यान से सुनिएगा, पहले तो हम लोगों को इतनी नॉलेज थी नहीं, ठीक है, साइंस इतना एडवांस था नहीं, तो उससे पहले के लिए जहां हम बात करते हैं तो जो कृषि, जो खेती, जो हम सबको मिल जाता था, हम वही सब चीजें क्या करते थे, खाकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। परंतु जैसे ही साइंस का क्या आता है, रेवोल्यूशन आता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा बूम आता है, तो साइंस के इस बूम में मनुष्य ने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए बहुत सारी पादप की जो किस्में हैं, ठीक है, उन पादप की किस्मों में बहुत सारे वेरिएशन करे। वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं उत्पन्न करवाकर उसको मानव के जन उपयोगी बना दिया या मानव उपयोगी बना दिया। इट मीन्स हम ये बात कह रहे हैं कि मनुष्य ने जंगली पौधों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करते हुए उन्हें उपयोगी बना दिया। ठीक है, जो यानी कि जो ब्रीड मिल रही थी, जो जिस भी चीज की, जो खाने की मिल रही थी, पीने से रिलेटेड तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट हाँ जहां हम खाद्यान्न से बात करते हैं तो खाद्यान्न की जो गेहूं की किस्में हैं, डोडेरम करके, जो बहुत सारी जो पुरानी जंगली टाइप की जो किस्म थी, वाइल्ड टाइप की जो किस्म थी, उसमें मनुष्य ने क्या किया, बहुत सारे जीन को एडिट किया, है ना, ऐड करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद उसका उपयोग क्या करवा दिया, मानव उपयोगी में बनाना स्टार्ट कर दिया। और यही सभी काम किसमें स्टार्ट कर रहे हैं, पादप प्रजनन में। ठीक है, और उसके पश्चात विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी विधियों को भी बताया। अब जिस व्यक्ति ने या जिस वैज्ञानिक ने इस विधि का उपयोग करना शुरू किया, उसने अपने अपने मेथड या उसने अपने अपने अकॉर्डिंग उस मेथड का जैसे जैसे यूटिलाइजेशन किया, जैसे जैसे उसने उपयोग किया, उसका एक क्या कर दिया, वर्णन प्रस्तुत कर दिया है। और इस वर्णन में कौन आता है, सबसे पहले आते हैं निल्सन राइल जो है और उनके जो सहयोगी हैं, निल्सन राइल एट ऑल ने क्या किया है, 1900 के आसपास एक एकल पादप वरण, सिंगल प्लांट सिलेक्शन विधि का विकास किया है। ठीक है, सेकेंड आता है जॉनसन ने 1903 में शुद्ध वंशक्रम, प्योर लाइन सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। मेंडल ने 1956 में वंशानुगति के नियमों का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। अब आप बोलेंगे कि मैम हमारा इनसे क्या मतलब है, तो आप लोग ये ध्यान से सुनिए कि प्लांट ब्रीडिंग वही प्रोसेस है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है, साथ ही साथ जीन इंटरेक्शन प्रोसेस होगी अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू, और उस विधियों के थ्रू या मैनी टाइम ऑफ या बहुत सारी जो विधियां हैं उनके द्वारा आप किसी भी पादप का क्या कर रहे हैं, उसको अति आवश्यक या बहुत ज्यादा उपयोगी किस्मों के रूप में क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको पादप की क्या मिल रही है, बहुत अच्छी
उन्नत किस्में मिल रही हैं। इन सभी चीजों को स्टार्ट किस में करते हैं? आप प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं। तो आप नेक्स्ट जो पॉइंट जो चल रहा है प्लांट ब्रीडिंग की जो परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो आप ये बात कह सकते हो कि मानव के द्वारा पादप की विभिन्न प्रकार की जातियों में बहुत सारे जीनों को जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इंट्रोड्यूस के फलस्वरूप या बहुत सारे जीनों को आप क्या करवाते हैं, उसमें लेकर आते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो एक नई किस्म का, जो एक हाइब्रिड किस्म का या एक बहुत अच्छी किस्म का क्या करवाया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, जिससे उसकी उत्पादकता में, ठीक है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में या उसकी यील्डिंग कवरिंग में क्या मिल रही है, बहुत ज्यादा क्रॉप या बहुत ज्यादा उपज हासिल हो रही है, उसी को आपने किसने इंक्लूड करवा दिया? प्लांट ब्रीडिंग में। तो देखते हैं फसलों के जीनी प्रारूप। नॉर्मल सी बात है कि हमें किसी भी पादप के जीनी प्रारूप को चेंज करना है, तो जीनी प्रारूप से अगर हम बात करें या किसी भी पादप की हमें लंबाई बढ़ानी है, तो उसके जीनी प्रारूप में आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। उसके यील्डिंग में, मतलब उसकी उपज में हमें क्या करनी है? ग्रोथ करवानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके जीनी प्रारूप में क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फसलों के जीनी प्रारूप में परिवर्तन करके उनको मानव के उपयोगी बनाने की क्रिया, नॉर्मल सी बात है, हाई यील्डिंग मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा अधिक उपज मिलेगी आपको, तो अधिक उपज जैसे ही मिलेगी तो जो भुखमरी वाली जो समस्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है जिसके वजह से भुखमरी हो रही है, उस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिलेगा। तो ये प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू क्या किया जा रहा है? उस प्रोसेस को क्या कराया जा रहा है? सॉल्व करवाने का काम किया जा रहा है। तो फसलों के जीनी प्रारूप में परिवर्तन करके उनको मानव के उपयोगी बनाने की क्रिया को क्या बोला है? प्लांट ब्रीडिंग कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में जो स्लाइड आती है, कि पादप प्रजनन के उद्देश्य, ध्यान से देखेंगे। अब आप ये देखो कि जो पादप का जो प्रजनन करवाया आपने, वो पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग जो करवाई है अपन ने, जीनी किसी भी पादप की जीनी प्रारूप में जो हमने लक्षणों का परिवर्तन करवाया है, उसका उद्देश्य तो होगा हमारे पास। तो उद्देश्य क्या है हमारे पास में? ये उद्देश्य है कि हमें क्या मिलेगी? अधिक उपज मिलेगी। नॉर्मल सी बात है कि हम ऐसी फसल जो बहुत जल्दी, यानी कि कम, यानी कि उसके दाने छोटे हैं, उसमें दानों की संख्या कम है, तो आप लोग क्या करवाओगे? एक नॉर्मल सी बात जहां कही जाए कि किसी भी खेती की या किसी भी किस्म को अधिक उपजाऊ बनाने की अपेक्षा आप उसकी क्या प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दोगे। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, उत्पादनशीलता ज्यादा होगी, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? स्प्रेड होगी। तो अधिक उपज, हाई यील्डिंग वाली पावर, यानी कि हाई यील्डिंग वाली फसलों का क्या किया जाएगा? प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू निर्माण करवाया जाएगा। दूसरा, उत्पाद के गुणों में सुधार करना। नॉर्मल सी बात है कि बाली छोटी है, नंबर ऑफ ग्रेन्स क्या है? कम है, तो पादप के गुणों, उत्पादन जो हमने प्लांट जो प्रोड्यूस करवाया है उसमें हमें यील्डिंग तो मिल रही है, बट उस यील्डिंग में उपजाऊ तो, यानी कि वो जो पादप की जो प्रजाति है उसमें हमें उपजाऊपन या हमारे पास हाई यील्डिंग तो मिल रही है, परंतु उसके गुणों में भी तो हमें क्या करना है? सुधार करना है। दाने कैसे होने चाहिए? मोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उसमें जो स्वाद होता है, वो टेस्ट होता है, जो टेक्सचर होता है, वो क्या होना चाहिए? बरकरार रहना चाहिए। तभी तो उसी की इंट्रोड्यूस, जो हम नई जाति को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तभी तो वो सेम टू सेम दिखाई देगी उससे कहीं ना कहीं। तो ये क्या है? उत्पाद के साथ साथ गुणों में भी क्या करना है? आपको सुधार करना है, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी। और ऊपर क्या लिखवाया आपने? हायर यील्डिंग। ठीक है, यील्डिंग हायर करवाई है, बट क्वालिटी को आपने क्या करवाया? उत्पाद के गुणों में सुधार करवाना। फिर आपके पास जो आता है नेक्स्ट, जो आप देख रहे हो, इसमें क्या है? ये क्या है आपके पास में? कीट एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ध्यान से सुनिए कि आपने क्या करवा दिया? किसी भी पादप की यानी कि उसकी उर्वरकता में, यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादन तो करवा लिया, उसकी क्वालिटी भी अपन ने मेंटेन कर दी, परंतु उसमें कीट आकर उसको क्या कर दे? स्पॉइल कर दे। तो हमें ऐसी किस्म का निर्माण करवाना है जिसमें कीटों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो? उत्पन्न हो जाए, या रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो? रहे। नहीं तो कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे कोई प्लांट है, उस प्लांट को आपने क्या करवाया? यानी कि उसको उपजाऊ करवा दिया, परंतु उसमें जो वो गुण है,
उसकी उपजाऊता आपने बढ़ा दी, उसकी उत्पादनशीलता आपने बढ़ा दी, परंतु उसमें अभी भी क्या मौजूद है, कुछ ना कुछ कीट के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। तो उसकी चाहे अपन उपजाऊता बढ़वा दे, यानी कि उसकी उत्पादनशीलता को बढ़ा दे, उसके गुणों में भी सुधार कर दे, परंतु उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे स्पॉइल हो जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास देखो, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आता है आपके पास में कि शीघ्र पकना। अब देखो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, शीघ्र पकना। हम सब जानते हैं कि हम लोग मानसून के भरोसे बैठते हैं, ठीक है, बारिश होती भी है, नहीं भी होती है, एक तरीके से हम मानसून का जुआ खेलते हैं। तो किसानों को इतना ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक परेशानियां हम सबको याद है, क्योंकि हम भी क्या है, किसान है कहीं ना कहीं। तो हमें एक ऐसी प्लांट ब्रीडिंग मेथड के थ्रू हमें एक ऐसी किस्मों का क्या करना है, इनोवेशन करना है, ऐसी किस्में अब अस्तित्व में लेकर आनी है जिसके माध्यम से वो फसलें जो है, जिनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या मिल जाए, शीघ्र पकने की प्रक्रिया जो है, जल्दी से जल्दी वो क्या हो जाए, यानी कि जो साल भर जो लेती है, 6 महीने जो फसल लेती है, वो 6 महीने की जो फसल है वो 3 महीने में ही हमारे को क्या हो जाए, हाई यील्डिंग के साथ, अधिक उपजाऊता के साथ, अच्छे गुणों के साथ, जिसमें कीट रोधक प्रतिरोधक क्षमता हो, ये हमें शीघ्र पककर क्या हो जाए, मिलना प्रारंभ हो जाए। ठीक है, समकाल पक्वता, ध्यान से सुनिए, समकाल पक्वता इट मींस बहुत सारी जो ब्रीडिंग, ध्यान से सुनिएगा, समकाल एक साथ ही साथ में क्या हो जाए, कई कई ऐसी होती है कि ये नहीं पकी वो नहीं पकी, कई कई बार क्या होता है बीच में एक ही साथ साथ दो फसलें भी हम बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ ही क्या करवाना चाहते हैं, उसको हम परिपक्व करवाना चाहते हैं। तो ये परिपक्व मतलब समकाल पक्वता। ठीक है, प्रकाश के प्रति असंवेदी, फोटो एंड कई बार आप देखते हो बारिश हो रही है, धूप नहीं निकल रही, तो बीजों को प्रॉपर तरीके से क्या नहीं मिल रही, धूप नहीं मिल रही है, धूप नहीं मिलने की वजह से वो बीज जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं पाते, पक नहीं पाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा रस्टी हो जाते हैं, रस्ट नहीं होता तो उसमें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये किसके लिए, प्रकाश के प्रति कैसे होनी चाहिए, असंवेदी, मतलब अगर टेम्परेचर, अगर प्रकाश जो सोलर एनर्जी अगर नहीं भी मिल रही है तो भी वो क्या हो जाए, फसल सही बनी रहे। प्रसुप्ति, डॉर्मेंसी, ध्यान से सुनिए, डॉर्मेंसी के लिए जहां बात कर दी जाती है, तो डॉर्मेंसी प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, उस बीज का क्या हो, अंकुरण हो। तो हमारे को ऐसे बीज निर्मित करने हैं जो क्या हो, प्रॉपर टाइम पर और अपने ही टेम्परेचर पे क्या हो, स्फुटित होने लग जाए। ठीक है, चलिए पादप प्रजनन, फिर नई ऋतुओं की फसलें। अब आप देखो आजकल आप देखते हो चेंजिंग आ रही है, तो नई ऋतुओं की फसलें, वैरायटीज, जितनी भी फसलें हैं वो फसलें जो है, जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश, तो कई बार क्या होता है, बेचारे किसानों का क्या रहता है, बहुत ज्यादा अनबैलेंसिंग कंडीशन आ जाती है। उस अनबैलेंसिंग कंडीशन को रोकने के लिए क्या किया जाएगा, एक मिनट, नई ऋतुओं की फसलों का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, सूखा एवं लवण राधिता, ऐसी फसलें, ठीक है, जो कि क्या हो, ड्राई हो, ड्रॉ हो, सॉल्टी, जैसे अगर कभी जमीनें जो बात हो वो वाली बात जहां करती जाती है, तो वहां पर इस तरीके की जहां कंडीशन, जहां पर सूखा पड़ता है, लवण वाली जहां ज्यादा से ज्यादा क्या मिट्टी उपस्थित हो, तो वो फसलें किसके लिए, इन सब के लिए भी क्या हो, रेसिस्टेंटेबल हो। अविषालु पदार्थों से मुक्ति, ठीक है, अविषालु, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे खरपतवार वगैरह आ जाती है तो उनको क्या करवाना है, आपने रेसिस्टेंट करवाना है। ठीक है, तो फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो इंपॉर्टेंट आता है। नॉन स्टेरिंग, नॉन सैटरिंग की जहां बात करते हैं कि ऐसी फसलें जो इधर उधर या किसी तरीके की कंडीशंस जो होती है नॉन सैटरिंग वाली, वो कंडीशन अप्लाई यहाँ ना हो। ठीक, नेक्स्ट आपके पास देखो कि जो आपने पादप की प्रजनन की जो उद्देश्य देखे,
अब इसमें आपने देखते हैं कि पादप प्रजनन की क्रियाएं कौन सी हैं। एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग की जहां बात करते हैं वो आपके पास कितनी है, 5 है। विविधता का उत्पादन, चयन, मूल्यांकन, गुणन और वितरण। आपने बहुत सारी फसलों में क्या करवाया, क्रॉसिंग ओवर करवाई या जीनी प्रारूप में उसका क्या करवाया, चेंज करवाया। जैसे ही जीन प्रारूप आप चेंज करवाते हो तो वो सारे के सारे फैक्टर्स जैसे अधिक उपजता, ठीक है, गुणों में सुधार, कीटों पे या रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना, अविसरणता, ये सारी की सारे प्रसुप्तीकरण, ये सारी की सारी चीजें किसमें चल रही है, वहां पर चल रही है। परंतु पादप प्रजनन की जब विधियों की जहां हम बात करते हैं, मेथड्स की जहां बात कर देते हैं, तो यहाँ पर देखें विविधता का उत्पादन, जिसे आपने यहाँ पर क्या बोला है, डोमेस्टिकेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी पादप के लिए हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होनी चाहिए, वेरिएशन हो रही है। एक ही तरीके के जीनों को आप एक ही प्लांट्स में चेंज करते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, उसका डोमेस्टिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन आपके पास में होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद सिलेक्शन क्या करना है आपको, गुणों का सिलेक्शन करना है। मूल्यांकन, अब मूल्यांकन के माध्यम से अब जो सिलेक्शन, जो चयन किए हैं आपने कैरेक्टर, उनका क्या करना है, आपको इवोल्यूशन करना है, मूल्यांकन करना है कि जो हमने कैरेक्टर्स उठाए वो क्या है, सही है या नहीं है, ठीक। और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसका गुणन करवाना है, उसको क्या करना है, स्प्रेडिंग कंडीशंस में, मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर फैलाने का काम करवाना है। और वितरण के माध्यम से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो वहां आप देखते हैं कि बहुत सारी जो किस्में हैं वो क्या हो जाएंगी, इधर उधर आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। अब आपने यहाँ क्या बोला है कि विविधता का उत्पादन जो है, जिसमें आप क्या बात कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन की जहां बात करते हैं, जनन द्रव संग्रह की बात करते हैं। देखो डोमेस्टिकेशन की में आप देखोगे प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। ऐसा यानी कि ऐसी ब्रीड बनाना जिसमें क्या करवाना है, अगर प्राकृतिक कारणों के द्वारा वो हो रही है प्रोसेस तो वो प्राकृतिक वर्ण में आएगी, परंतु मनुष्य के द्वारा किन्हीं जीनों में आपने परिवर्तन करवाया है तो वो कैसा आएगा, कृत्रिम प्रकार का डोमेस्टिकेशन या कृत्रिम प्रकार का ग्रामीण होगा। जनन द्रव संग्रहण, जर्म प्लाज्म कलेक्शन के लिए हम बात करते हैं तो वेरियस टाइप ऑफ द न्यूक्लियस आप मिलते हैं और न्यूक्लियस का जो जर्म प्लाज्म है उसको क्या कर देते हैं, एक ही जगह कलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, जनन द्रव संग्रह कहलाता है। पादप पुनः स्थापन यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन, जब प्लांट इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो किसी एंडेमिक या जो बाहर के जो है एक्सिटिक यानी कि इंसिट्यू कंजर्वेशन और एक्सिट्यू कंजर्वेशन बेस पर आपने क्या कर रही है, प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाया है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस यानी कि संकरण, वेरियस टाइप ऑफ द जो ग्रेन आपने लिए या वेरियस टाइप ऑफ जो स्पीसीज ली है, उस स्पीसीज में उन दोनों में जो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स थे, जो उसके मस्ट बी कैरेक्टर्स थे, आपने उन दोनों के बीच में क्या करवा दिया, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करवा दी। मतलब उनमें दोनों में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। क्रॉस के थ्रू आपको जो इल्डिंग, हाई इल्डिंग वाली जो उपज मिल रही है वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कहलाएगी। उत्परिवर्तन के थ्रू यानी कि मल्टीप्लिकेशन या म्यूटेशंस के थ्रू, जैसे एनवायरमेंटली म्यूटेशंस हो रहा है, ठीक है, या आप खुद म्यूटेशंस करवा रहे हो जो कोसोनोजेंस के थ्रू हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो म्यूटेशंस हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अब आपके पास एक इसमें और दिया हुआ है, एक और इसमें दिया हुआ है बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये दोनों के दोनों बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग देखते हैं, ठीक। अब आपके पास में जो ग्राम्यन है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। डोमेस्टिकेशन के लिए हम देखते हैं ग्राम्यन में क्या करवाना है, किसी एक ऐसी किस्म का निर्माण करवाना है जो कि या तो प्राकृतिक रूप से हो रही हो और या आपके पास में क्या मनुष्य के द्वारा हो रही है, और उसके थ्रू क्या हो रहा है, किसी भी प्लांट या पादप जाति की जो नई जो किस्में बन रही हैं उनमें क्या हो रहा है, उनके जीनी प्रारूप में क्या हो रहा है, चेंज आता जा रहा है। जिसमें आप क्या देखते हैं, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मतलब कृत्रिम वर्ण। इसमें आप देखते हैं कि प्राकृतिक वर्ण या वर्ण का कारक कैसा, प्राकृतिक है। अगर प्राकृतिक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मनुष्य करवा रहा है तो वो किन्हीं कैरेक्टर्स को क्या करेगा, चयन करेगा। जैसे छोटी बाली का होना, तो मनुष्य ने देखा कि छोटी बाली है तो हम उसको क्या करेंगे, बड़ा करवा देंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली ड्यूरेशन में आप देखेंगे, कल या परसों के पेपर में आया है कि अफ्रीका का जो ऑलमोस्ट इतना बड़ा 1 से 2 फीट या 3 फीट तक की
जो गेहूं, जो बाजरे की जो बाली होती थी, वो रिसेंटली ड्यूरेशन में अब कहाँ हो रही है, हरियाणा में हो रही है। तो आपके पास एक ये जीता जागता नमूना है कि आपने जो बाली, जो बाजरे की जो बाली होती थी, वो आप मुश्किल से आपके पास 1 या 1.5 फुट की होती थी, वो अब 4 से 5 फुट की हो जाएगी। तो ये क्या है, मनुष्य के द्वारा जो जीनी प्रारूप चेंज किए गए हैं, उनके द्वारा आपने क्या किया, उसकी उत्पादनता में बढ़ावा दिया या बढ़ाने का काम करवाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जनन समष्टि के सभी जीनी प्रारूपों द्वारा। जब जनन के लिए बात करी जाती है तो अगर प्राकृतिक टाइप का मिल रहा है, तो प्राकृतिक अगर होगा तो वो होल जीन में होगा, एक जीन में नहीं होगा, पूरे के पूरे जीनों में होगा। परंतु जब मनुष्य के द्वारा होगा तो वो किन्हीं लक्षणों को चयनित करते हुए उनमें परिवर्तन होगा। ठीक, दूसरी बात देखिए, दूसरी बात में आपके पास में क्या आती है, 1 मिनट रुकिए। दूसरी बात में आपके पास क्या आती है बात कि समष्टि अनुकूलन। समष्टि अनुकूलन की बात करते हैं तो प्राकृतिक, अगर प्राकृतिक रूप से उनमें क्या हो रहा है, चयन हो रहा है, या प्राकृतिक रूप से अगर किसी प्लांट की ब्रीड में चेंजिंग आ रही है, बदलाव आ रहे हैं, तो वो किस रूप में हो रहे हैं, प्राकृतिक वातावरण में। और अगर प्राकृतिक वातावरण में हो रहा है तो उसको अनुकूलन भी कैसा मिलेगा, प्राकृतिक ही मिलेगा। परंतु जब कृत्रिम होगा तो समष्टियों में अनुकूलन क्या होगा, प्रजनन समष्टियों में अनुकूलन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्रीडिंग कंपटीशन जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, इनहेंस होगी। ठीक, समष्टि में विविधता। और यहाँ अगर प्राकृतिक रूप से अगर बात कर दे तो प्राकृतिक रूप से अगर आपके पास डोमेस्टिकेशन हो रहा है, ग्रामीण की समस्या सॉल्व हो रही है, तो वो कैसी होगी, अधिक विविधता बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी, क्योंकि वो यहाँ बोल रहा है कि सभी जीनी प्रारूपों में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब सभी जीनी प्रारूपों में चेंज होगा तो वहां पर विविधताएं क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। परंतु जब मानव के द्वारा इस तरीके की प्रक्रिया करवाएगी तो केवल चयन किए गए जीनी प्रारूपों में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसके कारण से विविधता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और चयन किए गए गुणों में ही क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, ये आज आपका जो इतना सा जो चैप्टर का एक मिनिएचर था वो मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। कल मिलेंगे बच्चों, सेम टाइम सेम चैनल। मैं रुचि सागर आज आप सभी से अलविदा लेती हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों।